नमस्कार। आज हम पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हम ये देखेंगे कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये दो में फर्क क्या है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं या एक दूसरे को हम रॉन्गली इंटरचेंज कर लेते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कुशलता और इफेक्टिवनेस का मतलब है प्रभावी। हम कितने अच्छे प्रभाव से कर सकते हैं, कितने सारी हम कुशलता से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पर एक एसजी रोड जो है अहमदाबाद में, एसजी रोड पर एक बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन है पकवान चार रास्ते पर आप अगर पीक टाइम पर जाते हैं तो आपको कम से कम 9 पुलिस पर या उनके जो असिस्टेंट आजकल रोड सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, 9 लोग आपको दिखेंगे ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो दूसरी साइड से लोग ना आए इसके लिए वो रस्सी बांध देते हैं और सिर्फ जिस ट्रैफिक को जाना है उसके लिए खोल देते हैं। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए जब रास्ता खुलता है तब तक ये ट्रैफिक चलती रहती है। जैसे ही वो ट्रैफिक चेंज होता है वो रस्सी नीचे जाती है, दूसरी रस्सी खड़ी हो जाती है और ट्रैफिक का रेगुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रैफिक मैनेजमेंट उनका वहां पर हम कहते हैं बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं। क्या वो इफेक्टिवनेस है? क्या हम अगर उन पुलिस को वहां से 5 मिनट के लिए हटा दें तो वो ट्रैफिक उसी डिसिप्लिन के साथ चलेगी? तो ये पुलिस वहां पर 9 पुलिस की हाजिरी में एफिशिएंटली उस इंटरसेक्शन को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अहमदाबाद के ड्राइविंग जनता है जो ड्राइविंग करती है, क्या हम उन्हें ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में, ट्रैफिक में कैसे ड्राइव करना चाहिए इसके बारे में क्या हम उसको ज्ञान दे पा रहे हैं? नहीं। आरटीओ है या ट्रैफिक पुलिस है, वो उस समय दरमियान जब उनकी हाजिरी है तब वो एफिशिएंटली मैनेज कर रही है, लेकिन वो ट्रैफिक मैनेजमेंट इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए उनको शुरुआत कहां से करनी है? जब से वो लाइसेंस इश्यू करते हैं। आप देखिए, जब चीफ मिनिस्टर या कोई भी वीआईपी किसी भी रूट पे अगर जा रहा हो, आपको 1 घंटे पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होने वाली है। कैसे? पुलिस की प्रेजेंस जो है वो 10 गुनी बढ़ जाती है। पूरे शहर के पुलिस फोर्स को वहां लाया जाता है और वो वीआईपी मूवमेंट के 5 मिनट पहले एक पायलट जीप चली जाती है। वो पायलट जीप सिर्फ इन पुलिसों को क्वेश्चन करने के लिए कि भैया अभी आप तैयार हो जाओ, अब वीआईपी गाड़ी आने वाली है। उसके बाद 2 या 3 मिनट के बाद वो असल उनकी पायलट वैन, जो वीआईपी जा रहे हैं उनकी पायलट वैन आती है, सिग्नल चालू रहता है और पीछे से 2 पुलिस वाले डंडे से आपको हाथ दिखाते रहते हैं कि भाई ट्रैफिक को बाजू में करो। उसके बाद ट्रैफिक रोकी जाती है और वीआईपी मूवमेंट बहुत स्मूथली चली जाती है। इसको भी हम क्या कहेंगे? वीआईपी मूवमेंट एफिशिएंटली कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में हम यूरोप गए थे और वहां पर हमने देखा कि एक इंटरसेक्शन पर, जहां पर हम चलते जा रहे थे, एक इंटरसेक्शन पर एक मोटरसाइकिल पर पुलिस आया, सायरन बजाते आया, सेंटर में जाके उसने हाथ ऊंचे कर दिए। जैसे उसने हाथ ऊंचे कर दिए, चारों साइड की ट्रैफिक रुक गई। प्रेसिडेंट की गाड़ी, फ्रांस के प्रेसिडेंट की गाड़ी वहां से चली गई, पुलिसमैन वहां से हट गया, बाकी उनको कुछ नहीं करना पड़ा। तो अगर इंडिया में आज की तारीख में, हो सकता है 20 साल के बाद में ये पोजीशन आ जाए, आज की तारीख में अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट आके हाथ ऊंचा करेगा तो क्या हो जाएगा? चारों तरफ से ट्रैफिक तो चालू रहेगी। आज हम इसमें
क्या कहते हैं हम, यानी एक खुशी मानते हैं या एक हम गर्व मानते हैं कि भैया मैं तो रॉन्ग साइड से निकल गया, ट्रैफिक जैम था, मैं तो रॉन्ग साइड से निकल गया, मैं जल्दी आ गया। सो हम, हमारा जो मकसद है, हमारा टारगेट है, वो टारगेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, उस टारगेट को अगर हमने अचीव कर लिया तो आई एम बीइंग एफिशिएंट। जैसे अगर मेरा मकसद है पैसे कमाना, इफ दैट इज द अल्टीमेट गोल इन लाइफ, तो मेरे पास 1000 तरीके हैं पैसे कमाने के, राइट। मैं स्मगलिंग भी कर सकता हूँ। अगर मेरा मकसद है पैसे जोड़ना, 10 करोड़ रुपया मुझे कमाना है रिटायरमेंट से पहले, उसके बाद में मैं आराम से जी सकता हूँ, तो 10 करोड़ मैं कैसे भी कमाऊंगा, मैंने तय कहीं नहीं किया है कि मैं कैसे कमाऊंगा, राइट। मेरा मकसद है 10 करोड़ कमाना, एफिशिएंटली कर सकता हूँ, मैं स्मगलिंग कर सकता हूँ, मैं काले धंधे कर सकता हूँ, मैं स्टॉकिंग कर सकता हूँ, मैं जो स्टॉक मार्केट में जो कॉर्नरिंग देते हैं कॉर्नरिंग कर सकता हूँ, अलग अलग तरीकों से मैं उसको कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा मकसद है टू लीड अ सैटिस्फाइड रिटायर्ड लाइफ, तब मेरा गोल पोस्ट चेंज हो जाता है। Then money is only one of the various tools that I have to ensure that I lead a satisfied life. Then I look at all the other aspects which will make my life more happy, more satisfied. So definition से हम शुरुआत करते हैं कि मैं कैसे define कर रहा हूँ। अगर मेरा definition गलत है तो मेरा रास्ता भी सही नहीं हो सकता है। अगर सही रास्ता चुना मैंने तो that is an accident, it is not by choice। लेकिन अगर मेरा डेफिनेशन सही है तो मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, मैं उस लक्ष्य से, उस टारगेट से मैं नहीं हटूंगा। ये जो शुरुआत है हमारी, ये इफेक्टिवनेस की, या जैसे हम लाइफ जीते हैं, ये शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज कंसीव्ड ये शुरू होता है। इफेक्टिव मदरहुड, इफेक्टिव पेरेंटिंग, आपको आपके बच्चे का पालन पोषण सही हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दैट इज हाउ टू बी एन इफेक्टिव टू बी मदर। प्रेगनेंसी के दरमियान आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, इफेक्टिव मदरहुड का होगा, उसके बाद में इफेक्टिव पेरेंटिंग। आजकल हम, हमारे बाद की जो जनरेशन है, आप में से कई हो सकते हैं, वो बुजुर्गों से नहीं सीखना चाहते हैं। वो बुजुर्गों को कहते हैं कि आपके टाइम में तो जमाना अलग था, क्योंकि उन्होंने वो जमाना देखा नहीं है, पता नहीं है उनको कि हमारे जमाने में क्या था। लेकिन आपको आज का पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो हम कहाँ से सीखते हैं? हम इफेक्टिव पेरेंटिंग, हाउ टू इफेक्टिवली ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन, वो पढ़ते हैं। वो भी जब पढ़ते हैं हम सेक्शन वाइज ही पढ़ते हैं, बच्चे को कैसे बड़ा किया जाए, बच्चे को उसका पालन पोषण कैसे किया जाए। सेक्शंस में जब पढ़ते हैं तब बच्चों को हम जो सीख देते हैं वो सही दिशा में जाएगी, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं रहती है। बालक, छोटा बालक, उसके मन में कोई बैरियर्स हैं? कोई भी बैरियर्स नहीं है। उसको भूख रहती है। चाइल्ड हैज हंगर फॉर नॉलेज, हंगर फॉर हिज स्टमक, राइट। जिज्ञासा रहती है और असल भूख रहती है। तो जब बालक जमीन पर बैठा है, हाथ में कुछ भी चीज आई तो उसको एक ही पता है, वो हाथ से उठा के मुंह में डालना है। किसी भी बच्चे को देखे हम तो वो हाथ से उठा के मुंह में डालना है, राइट। अब ये बालक जब बैठा है, आजू बाजू में देख रहा है, अगर वहां से कोई कॉकरोच चला जाता है, बालक तो डरता नहीं है, उसको डर क्या है ये पता ही नहीं है, राइट। तो उठा लेता है, जैसे उड़े बेटा तो उसको मत उठा, कहीं काटेगा। पहली बार हमने उसके मन में डर पैदा कर दिया। अब जब वो कॉकरोच को देखेगा तो शायद उसको लगेगा मम्मी ने बोला हुआ, मम्मी डरती है इसको देख के, तो मुझे भी डरना जरूरी है। सिमिलरली छिपकली से बालक नहीं डरता है, बालक उठा लेगा उसको। लेकिन वो देखता है कि जब भी छिपकली सामने आ जाती है
तो माँ डर जाती है, माँ कूद जाती है, कुर्सी पर चढ़ जाती है, तो छिपकली को देख के वो भी रोना शुरू करता है। तो ये एक उसके मन में देखा हुआ, सीखा हुआ एक पैराडाइम खड़ा हो जाता है कि अगर छिपकली आती है, अगर ये कॉकरोच आ जाता है तो मुझे डरना चाहिए, क्योंकि ये लोग डरते हैं इससे, है ना। तो एक डर कैसे सीखना, ये उसने अपने पेरेंट्स से सीख लिया। बच्चा कभी झूठ बोलता है? नहीं। बच्चा जो भी देखता है कह देता है। जैसे बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं झूठ बोलना। बेटा वो अंकल आएंगे ना तो बोल देना कि मैं घर में नहीं हूं। लेकिन पापा आप तो घर में है, कहा ना तुझे, उनको बोल देना कि मैं घर में नहीं हूं। ठीक है, बेल बजी और अंकल आ गए, बेटा पापा है ना, पापा ने कहा है कि वो घर में नहीं है। अब सोचिए आप कि वो अंकल जाने के बाद ये बच्चे की क्या दशा हो। सच कहने के लिए उसे इनाम क्या मिलेगा? गुस्सा, डांट, मार। अब ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट के ऊपर कि वो उसको इसका क्या प्राइस देंगे। लेकिन सच बोलने के लिए उसको आज एक प्राइज मिलेगा, है ना। ये बहुत बार बच्चा फिर देखते जाता है। बच्चा कहीं बाहर गया मित्रों के साथ में, 14-15 साल का बच्चा है और उसके फ्रेंड्स के साथ में गया, कोई एक एडल्ट मूवी है। फ्रेंड्स ने कहा चल यार जाते हैं, तो पेरेंट्स को मैंने बताया नहीं है। अरे उनको कहां से पता चलने वाला है, चले जाते हैं। वहीं पे नेबर ने देख लिया कि ये बच्चा उसके फ्रेंड्स के साथ में एडल्ट मूवी देखने अंदर चला गया। घर आके बोलते अरे क्या आपका बेटा भी आज 14-15 साल में बड़ा हो गया, क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी देखा उसको थिएटर में खड़ा है, एक पिक्चर देखना। अब बाप तैयार होके बैठे हैं। जैसे ही बेटा घर में आया, कहाँ गया था? पिक्चर देखने मित्रों के साथ में। कौन सा पिक्चर देखा? तूने अपने घर की माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्यों मिला दिया? उस बच्चे को पता नहीं है, उसको इतना ही पता है कि मैं पिक्चर देखने गया, पापा घर में आए, पता नहीं किसने उनको बताया था, लेकिन पापा गुस्सा हो गए, उसके परिणाम में मुझे मार पड़ी। अभी भी उसको पता नहीं है कि उसने गलत क्या किया है, राइट। दूसरे दिन मित्रों से मिलने जाता है, बोलता है मुझे तो मार पड़ी। क्यों? वो पता नहीं, चल गया था, पता चल गया था पापा को, उन्होंने तो मारा मुझे। फिर सब क्या हुआ ना, बोले वो मेरे पापा को भी किसी ने बताया था कि लाइन में खड़ा था, वो मूवी के टिकट ले रहा था। तो फिर तो मैंने कह दिया, वो तो मैं थोड़ी देखने गया था, एक आंटी आई थी, वो बोली बेटा मैं लाइन में खड़ा नहीं हो सकती, मेरे पैर दुखते हैं, तो मेरे लिए टिकट खरीदेगा। मैं लाइन में खड़ा हो गया, टिकट खरीद के दे दिया उनको। झूठ बोलो तो आप निकल जा सकते हो, सच बोलो तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसका और हम ये बच्चों को कम्युनिकेट भी कैसे करते हैं, बच्चों को हम दुविधा में कैसे डालते हैं। ये किस्सा मेरे साथ स्कूल में बना है। एक गणेश चतुर्थी का समय था बम्बई में, और हम एक पंप रूम जैसे है स्कूल में, उसके ऊपर खड़े होकर मैं वो प्रोसेशन देख रहा था। एस्बेस्टॉस रूफ था, बारिश का समय था, एस्बेस्टॉस रूफ टूट गया और मैं गिर गया अंदर। तो क्योंकि मैं गिर गया मुझे लगा, और स्कूल ने मुझे घर भेज दिया। तो 2 दिन तक मैं स्कूल में नहीं आया। उन 2 दिनों में क्लास में क्या हुआ, क्लास में हमारी एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। वो जैसे ही कुछ लिखने के लिए पीछे मुड़ी
तो पीछे से किसी बच्चे ने सीटी मार दी। अब ये पता नहीं है कि वो सीटी उसने जानबूझकर मारी या बोलते बोलते कभी जो मुंह से सीटी निकल जाती है वैसे निकल गई, पता नहीं। लेकिन वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी, बोले बात किसने सीटी मारी है। सब डर गए बच्चे, कोई नहीं बोला। 9th स्टैंडर्ड में थे, कोई कुछ नहीं बोला। तो बोले जब तक मुझे पता नहीं चलता है कि सीटी किसने मारी है ये क्लास नहीं चलेगा। सब बैठे हैं, मिक्स क्लास था, बॉयज एंड गर्ल्स। कोई बोल नहीं रहा है कि सीटी किसने मारी है। टीचर उठकर प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल आ गए तो बोले आई वॉन्ट टू नो हु हैज विसल्ड, वो भी टाइड। उस बच्चे को मैं वो हालत कर दूंगा कि वो कभी भूलेगा नहीं। जब तक मुझे पता नहीं चलता है कि वो बच्चा कौन है, इस क्लास के सभी बच्चों को बाहर जाना है, सभी लड़कों को बाहर जाना है। उनका एक प्रिजम्पशन था, लड़कियां सीटी नहीं मारती है, नहीं मार सकती है, तो लड़कियां बच गई। बाहर जाके उन्होंने टेस्ट ली, हर एक बच्चे को खड़ा किया और सीटी मारा। Almost all the boys by 9th standard know how to whistle, right? तो एक करके विसल मारा बाहर, विसल मारा बाहर। क्लास में जो सबसे शरारती लड़का था उसको बोला विसल मार। सर मुझे विसल मारना नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं, तू विसल नहीं मारता? नहीं सर मुझे विसल मारना नहीं आता है। मार के दिखा। ऐसे करना ना, नहीं आती है सर मुझे। उसको क्लास में बिठा। दूसरे दिन मैं आया और क्योंकि मैं उस दिन नहीं था जब विसल बजी थी, तो मैं और वो लड़का, 2 लड़के क्लास में, बाकी सारी लड़कियां। 7-8 दिन तक ये चला। हेडमास्टर थे हमारे, हेडमास्टर भी थे, प्रिंसिपल। हेडमास्टर रोज सुबह शाम वो जो लड़के बाहर बैठे थे उनके सामने जाते थे। हेडमास्टर बोलते थे आई वॉन्ट टू नो विच बॉय हैज विसिल्ड। If you tell me honestly who has whistled, I will personally ensure that no harm will come to you. I will protect you, but I want you to tell me the truth. If you don't tell me, अगर मुझे बाहर से पता चलता है तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, but if you come and confess to me, मैं आपको छोड़ दूंगा। उसके 15 मिनट बाद प्रिंसिपल आते थे। The moment I come to know which boy has whistled, I will take care of him. उस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब ये दोनों मैसेज दे रहे हैं, एक हेडमास्टर आके मैसेज दे रहे हैं कि सच बोलो आपको कुछ नहीं होगा। प्रिंसिपल आके कह रहे हैं जैसे ही मुझे पता चलेगा कि किसने विसल मारी है उसकी ये हालत करूंगा कि वो लाइफ टाइम के लिए याद रखेगा। अब सोचिए, कम्युनिकेशन है, हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये दोनों केस होने के बाद, दोनों होने के बाद कोई बच्चा आके कहेगा कि सर मैंने विसल मारी थी? 10 दिन तक ये सिलसिला चला। फिर स्कूल ने देखा कि ये तो नहीं टूटेगा, सबके पेरेंट्स को बुलाया गया, सबके पेरेंट्स को बोला गया, क्योंकि अभी एक इसमें से रास्ता तो निकालना था। तो अल्टीमेटली सभी पेरेंट्स को बुला के उन सब लड़कों की डायरी में लिखा के कि भाई देयर वाज ए ग्रुप मिसबिहेवियर इन क्लास और हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एक घर में कोई सीख दे दें, सबको वापस किया। लेकिन वो जो स्कूल का जो भी मकसद होगा, जो बच्चे को सिखाना होगा कि भाई सच बोलना चाहिए, सच बोलने से कोई आपको नुकसान नहीं होता है, ये स्कूल नहीं कर पाए। आप
ज्यादातर जैसे मैं आपको कहता हूं कि बच्चे इन देयर ग्रोथ स्टेज, जब बच्चा बहुत छोटा होता है 4 साल का 5 साल का, उसको कोई लिमिट कोई सीमा रहती नहीं है। इन अवर ग्रोइंग अप स्टेज हमारे परिवार से, हमारे एल्डर से, हमारे स्कूल में, हमारे सोसाइटी से हम एक लिमिटेशन अपने खुद के लिए बांटते जाते हैं। ये लिमिटेशन बांधने में हम एज पेरेंट्स, हम एज एल्डर्स बच्चों की कैसी मदद करते हैं। एक बाप अपने बेटे को लेकर बगीचे में जाता है और बगीचे में वो जो स्ट्रक्चर्स वगैरह रहते हैं ना, वो बच्चे चढ़ते हैं उसके ऊपर, स्क्वेरिश वगैरह, तो बच्चे को थोड़ा ऊपर चढ़ा के बोलता है बेटा कूद, मैं पकड़ता हूँ। कूद लिया, बाप ने पकड़ लिया और थोड़ा ऊपर चढ़ाया, बोला कूद, कूदा, पकड़ लिया और थोड़ा ऊपर किया, बोला कूद, बच्चा कूदा, बाप हट गया। जैसे हट गया बच्चा नीचे गिरा और गिरने के बाद बहुत रोने लगा और बाप देख रहा है, रोने दे। उठा और बोला पापा लेकिन आपने तो बोला था कि आप पकड़ेंगे। मैंने इसलिए नहीं पकड़ा कि तू जान ले कि हर बार लोगों पर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। चाहे तेरा बाप भी तुझे के, हर बार तुझे विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए बड़ा होके क्या ये लड़का, ये आदमी, ये शख्स बड़ा होने के बाद में किसी के ऊपर भी विश्वास करेगा? उसने तो बचपन में सीख लिया है कि बाप पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या वो किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है? इम्पॉसिबल। अब ये उसके तब तक हो सकता है कि वो हर एक चीज पर विश्वास करता था, लेकिन आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लिमिटेशन आ गया कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार लोगों के ऊपर विश्वास करें। अब उसको सीख तो ये थी, जरूरी नहीं है कि हर बार आप दूसरों पर विश्वास करें, लेकिन उसमें से वो ग्राफ क्या करेगा? इफ आई वॉन्ट टू बी सेफर, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसको लेके आप फिर स्ट्रेच करते जाओ तो हो सकता है मैरिज के बाद में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी फिर यही एक अविश्वास या विश्वास के अभाव की एक दरी तैयार हो जाती है। हम बच्चों के बाद फिर से जाएं। अगर बच्चे ने कुछ किया, कुछ कहा, कुछ ऐसी हरकत की जिससे माँ उससे नाराज हो गई और माँ ने उसको कह दिया कि अब मुझे तेरे साथ बात नहीं करना है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, यू हैव बीन अ वेरी नॉटी चाइल्ड, निकल जाते। क्या करेगा बच्चा? माफी मांगेगा, नहीं माँ भूल हो गई, फिर से नहीं करूंगा, माँ तू मेरे साथ बात कर। तुरंत जैसे ही उसको पता चला कि मेरे इस बर्ताव से माँ को दुख पहुंचा है, माँ मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो इमीडिएटली जाके उसको सुधारना चाहता है। अब हम जैसे बड़े हो जाते हैं, हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमसे कुछ कहा जाता है और हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। हमने देख लिया कि उसको दुख पहुंचा है, अब क्या हमारे लिए आसान है कि हम जाकर माफी मांग लें? आज सुप्रीम कोर्ट तक केस जाती है, कोई पब्लिक मीटिंग में कुछ कह देता है, राइट, और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपको सजा से आपको मुक्ति चाहिए तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तब भी कंडीशनल माफी मांगी जाती है। कंडीशनल माफी, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ जाता है? मेरी ईगो आ जाती है और माई नेसेसिटी ऑफ बीइंग राइट एट ऑल टाइम्स। तो ये सब जब दीवारें बीच में आ जाती है और फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत ही एक इफेक्टिव इंडिविजुअल बनना है,
तो ये जब मैं इफेक्टिव इंडिविजुअल बनना चाहता हूँ तो जरूरी है कि मैं पीछे जाकर देख लूं कि मैंने खुद इन द स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग अप मैंने कितनी सारी दीवारें बांधी है, मैंने कितने सारे वॉल्स, प्रोटेक्शन वॉल्स मेरे बगल में खड़े किए हैं जिसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और ये सभी वॉल्स कंक्रीट के हैं, पारदर्शक भी नहीं है कि मैं देख सकूं इसके बाहर क्या है, सभी कंक्रीट के हैं। जब तक मैं इसको तोड़ता नहीं मुझे आगे वाली दीवार नहीं मिलती है। सो हम जब ये पर्सनल इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, हम कोई एक सेक्शन की बात नहीं कर रहे कि मुझे पैसा कमाना है या मुझे सिर्फ रिलेशनशिप को बांटना है या सिर्फ मुझे सच बोलना है। बहुत बार ये भी हो जाता है, लोग कहते हैं कि हर एक सिचुएशन में सच बोलना नामुमकिन है। हो सकता है उस शख्स के लिए नामुमकिन है, लेकिन क्या हर एक के लिए नामुमकिन है? क्यों? क्योंकि सच बोलने का कुछ न कुछ प्राइस होता है, कुछ न कुछ कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, और वो कीमत चुकाने के लिए जब मैं तैयार नहीं होता हूं तब मैं कहता हूं कि सच बोलना नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं एंड प्रिपेयर्ड कि भाई ये गलती हुई है, जो भी है ये मुझे सच कह देना है, सच कहने के बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए मैं तैयार हूं, तब मैं सच का सामना कर सकता हूं। सो हम जब इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, हम 2 या 3 लेवल्स में इसकी बात करते हैं। जैसे एक जनरल इफेक्टिवनेस है जो हर एक इंडिविजुअल खुद की आत्म परीक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि, और हमारे वर्कशॉप्स में जितने लोग आते हैं ये हर एक का व्यू पॉइंट अलग रहता है, हर एक की दीवारें अलग रहती है, हर एक का सर्कमस्टेंसेस अलग होता है। तो जब हम ये बात करते हैं तो एक मौका सबको मिलता है कि देख ले मेरे लिए इसमें से कौन सी रेलेवेंट वॉल्स हैं। हो सकता है आपके लिए जो वॉल है वो मेरे लिए नहीं है, हो सकता है मेरी जो मैंने 3-4 वॉल्स खड़ी की है आपकी है नहीं, लेकिन कॉमन ग्राउंड में क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूं, क्या आप मुझसे कुछ सीखते हैं? दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सेकंड इज रिलेशनशिप्स। ये ज्यादातर हम मैरिड कपल्स को ज्यादा, although it is relevant for everybody, मैरिड कपल्स को ज्यादा, क्योंकि मैरिज के साथ में हम सिर्फ 2 व्यक्तियों का यहाँ संबंध नहीं है, 2 फैमिलीज का जो संबंध आ जाता है, उसके साथ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ में बहुत सारे फिर से एडिशनल वॉल्स आ जाती है, एडिशनल ईगोज आ जाती है, एडिशनल स्ट्रेन रिलेशनशिप्स आ जाती है। तो वो रिलेशनशिप्स हम कैसे मेंटेन करें, वो रिलेशनशिप को हम कैसे सुधारने का मौका दें, ये उनके लिए होता है। बच्चों का अगर देखते हैं, अगेन बच्चों का भी जब हम देखते हैं तो ये है एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी, लेकिन क्योंकि अगर फोकस ग्रुप आता है तो उनके साथ में ज्यादा मजा आता है। 2 चीज अलग से, जैसे एटीट्यूड, मेरा लाइफ में या लाइफ को देखने का एटीट्यूड क्या है। हम कहते हैं कि जब हम नौकरी पर जाते हैं ना, जब हमारा सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन हमारा एप्टीट्यूड देखकर होता है। डू आई हैव द एप्टीट्यूड for the job? Once I'm selected and appointed because of my aptitude, whether I make progress, whether I stay on the job, whether I'm asked to leave, whether I get along with my colleagues or not, is because of my attitude. वो सिर्फ पी का टी हो जाता है, और जो नौकरी मिलने के लिए जो जरूरी है उसके बाद में नौकरी में टिके रहने के लिए वो एटीट्यूड जरूरी होता है। तो एटीट्यूड हम ज्यादातर यंगस्टर्स के साथ ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको लाइफ अभी भी काफी जीना बाकी रहता है, तो उसमें से वो क्या सीख सकते हैं। एडिशनल ये हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो हैबिट्स एज ह्यूमन बीइंग्स, we are defined by our habits. We are, if anything, a bundle of our habits. From morning to evening, आप अगर अपने पूरे एक दिन की
एक टोटल 12 घंटे या 16 घंटे को डिवाइड करें तो एवरी एक्शन प्रैक्टिकली इज डिक्टेटेड बाय योर हैबिट्स। चाय पिए बिना मैं टॉयलेट में नहीं रह सकता हूँ, इट्स अ फॉर्म ऑफ हैबिट, राइट। सो उसके बाद अगर मैंने सुबह उठकर चाय नहीं पिया या कॉफी नहीं पी तो मेरा सिर चढ़ जाता है, मैटर ऑफ हैबिट, राइट। मैं 9 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है और मैं 8:45 को ऑफिस में पहुंचता हूँ, मैटर ऑफ हैबिट। 9 ही तो बजे है यार, 9:10 तक का टाइम रहता है तो मैं आराम से 9:10 तक पहुंचता हूँ। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट, राइट। हर एक चीज मेरे सामने कोई भी आता है उसके साथ में कैसे बात करता हूँ, कैसे बर्ताव करता हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट, राइट। सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, मित्रों के साथ में मैं थिएटर में जाता हूँ या किसी पार्टी में जाता हूँ तो कैसे बर्ताव करता हूँ, ऑल अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। And these are habits formed through years and years and years of practice. इसके लिए हम ये भी मानते हैं कि भाई हैबिट फॉर्म बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन टूटना मुश्किल होता है, राइट। हम ये भी सिखाते हैं, हम इसकी भी बात करते हैं कि अगर आपकी इच्छा है कि हैबिट तोड़ना है तो हैबिट, पुरानी हैबिट जिससे आपको छुटकारा पाना है वो भी हो सकता है, और अगर आप कोई नई हैबिट फॉर्म करने जा रहे हैं तो वो भी हो सकता है। तो उसको कैसे करना है, इसको कैसे क्यूज में लेके हमको फॉर्म करना है। जैसे ही हम देखते हैं कि अभी हम ये नए ट्रैक में जा रहे हैं तो हमको खुद को कैसे रिवॉर्ड करना है कि आई नीड टू फील गुड दैट आई एम डूइंग समथिंग बेटर नाउ, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। कैसे रिवॉर्ड करना है कि उसके ऊपर मैं बिल्ड करते जाऊं, ये भी एक तरीका आ जाता है। सो व्हेन वी लुक एट पर्सनल इफेक्टिवनेस इज ऑल अबाउट मी। It is not about how I am managing my day-to-day tasks, which is a part of efficiency. Effectiveness is me, myself. मैं कैसे पूरे दिन में लोगों के साथ कैसे बर्ताव करता हूँ, कैसे मैं हर एक मेरे एक्शन को इस ढंग से देखता हूँ कि इससे मुझे मेरे जीवन में हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। क्योंकि अगर मेरा मकसद अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन मिलाना है तो दैट इज हाउ आई नीड टू चेंज माय बिहेवियर सो दैट आई मूव टुवर्ड्स हैप्पीनेस, राइट। थैंक यू।